हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के अंदर कि एल्किल हैलाइड कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इसमें लास्ट अभिक्रियाओं में आपको कहा था ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, जिसमें हमने ली थी वुर्च अभिक्रिया के बारे में बात की थी। एक गिनियार अभिकर्मक किस प्रकार से बनाया जाता है वगैरह, है ना। देखिए आज हम जो ले रहे हैं ये क्या है ना, हेलो एरिन। हेलो एरिन मुख्य रूप से तीन प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। पहली अभिक्रिया है वही जो अपन ने एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी। कौन सी याद आई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहला पॉइंट है। दूसरा नाम आ रहा है यहां पर, अब चेंज हो रही है, वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक वर्ड आपको याद है कि स्नेही और रागी एक ही शब्द है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी कौन सी है? धातुओं से क्रिया। जैसे उसमें की थी वैसे इसके अंदर भी आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन बैक चलते हैं। बैक ऐसे चलते हैं कि सेकंड लास्ट लेक्चर, लास्ट नहीं उससे पिछला लेक्चर के अंदर अपन ने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता के बारे में बात की थी कि भाई ये किस प्रकार से, कितने ज्यादा सक्रिय रहते हैं या नहीं रहते हैं, कि क्रियाशीलता किस प्रकार से प्रभावित होती है। चार पांच एग्जाम्पल अपन ने दिए थे उसमें। तो उसमें हमने ये भी लिया था, याद है आपको? देखो इस ब्लू लाइन को देखो आप, कि हेलो एरिन या एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ये अपन ने सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो अपन ने इसको शॉर्ट तरीके से बताया क्योंकि वहां क्रियाशीलता क्रम थी। अब ये पहला आ रहा है अनुनाद प्रभाव, दूसरा आ रहा है CH आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में परिवर्तन होना। मतलब ये जो तुलना बताई गई है, ये बताई गई है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बीच में। ये यहां पर ये जो संकरण में अंतर बता रहा है, संकरण में अंतर को इन दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया गया। चलिए पहले हम लेते हैं अनुनाद प्रभाव। देखो अनुनाद प्रभाव के अंदर ये कहा जाता है कि जब हम यहां पर हेलो एरिन लेते हैं, तो हेलो एरिन की जब अनुनादी संरचनाएं लेते हैं तो इसमें यह कहा जाता है कि हेलो एरिन के अंदर ये जो बेंजीन की वलय है, ये वलय इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर आएगा तो कार्बन और हेलोजन के बीच में एक आंशिक क्या बन जाता है? द्विबंध बन जाता है। ठीक है, देखिए इसकी संरचना है क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। अपने पास 4 अनुनादी संरचनाएं आएगी आगे और चैप्टर के अंदर, और आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उसमें 4 संरचनाओं में से एक संरचना हर साल परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। तो अपनी अगली जो यहां पर अपन ले रहे हैं वो यही है हेलो एरिन के अंदर। चलो हम ये लेते हैं, देखो आप कि ये जैसे वलय ली अपन ने, ठीक है। अब 1 2 और 3। अब यहां मैं ले रहा हूं जैसे क्लोरीन का परमाणु। किसका? क्लोरीन का। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर देखो क्लोरीन और इसमें जो ये कार्बन है इसके बीच में कौन सा बंध बन रहा है? सहसंयोजक बंध बन रहा है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा। तो इसके ऊपर रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के पास में रहते हैं। कितने? 3। अब होगा यूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन, देखो अब अपन इसको थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं कि ये है ना कार्बन, ये यहां से इस युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा? द्विबंध आ जाता है। और द्विबंध आते ही क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो इसकी सेकंड संरचना जो बनती है वो ये बनेगी। अब यहां इसके ये बंध टूट गया, बंध टूटते ही क्या होगा पता है ना? इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इस कार्बन के पास में जाएंगे। अब जैसे इधर गए तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा द्विबंध। और अब देखो आप, ये बंध है ही,
ये बंद है ही, 2 हो गए। अब यहां कितने रहे, पहले थे 3 युग्म, अब पीछे रहे 2 युग्म। तो 2 युग्म तो अपने इसके अंदर बताने ही है कि ये 1 और ये 2, लेकिन अब इसके ऊपर आवेश क्या जाएगा, प्लस। लेकिन यहां अंदर की तरफ कौन सा आवेश घूमेगा, माइनस आवेश घूमेगा। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो ना, ये यहां से इधर, ये माइनस वाला इधर बंद बनाएगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, है ना। चलिए बनाते हैं आगे वाली संरचना। तो इसकी आगे संरचना बनती है थर्ड, ये यूं बनाओ। अब एक बंद इधर, एक बंद इधर, इधर तो डबल बॉन्ड Cl है ही। अब आवेश ये माइनस कहां जाएगा, इधर। चलिए इधर बना दो, ये माइनस, ये 1, ये 2 इधर बता दिया आपने। अब नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट में क्या होगा, ये बंद इधर बनेगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएंगे, है ना। अब आगे चलेंगे, तो आगे चलोगे तो क्या होगा, चौथी संरचना इसकी जब बनेगी, इधर आ जाएगा माइनस। अब एक बंद इधर है ही, एक बंद इधर बना, ये डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ऊपर तो यही चेन, कुछ नहीं करना है इसको, 1 2, ठीक है। अब ये इधर से माइनस कहां आ गया, इस तरफ। और लास्ट संरचना के अंदर क्या होगा, लास्ट संरचना में हम ये लेंगे कि यहां से इसको देखिए, ये बंद 1 2 3, बंद बन गया। ठीक है, अब बंद कैसे बना वो आप जानते हो कि ये यहां से इधर एक जैसे ही बंद बनेगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन वापस कहां चले जाएंगे, क्लोरीन के पास में चले जाते हैं। तो ये 3 इसकी मुख्य संरचनाएं बनती है। तो वापस Cl क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। ये कितने हो गए इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 युग्म वापस आ जाते हैं। तो ये इसकी क्या है, अनुनादी संरचना है। तो अनुनाद प्रभाव के कारण क्या लिखते हैं, अनुनाद प्रभाव के कारण इसमें कार्बन और Cl के बीच क्या बनता है, आंशिक द्विबंध बनने से क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम होती है। ये का पहला कारण है। अब आपको ये किसकी संरचना है, ये है क्लोरोबेंजीन की। किसकी है, क्लोरोबेंजीन। तो ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, तो इसमें आपको केवल यही बताना है, संरचना बनानी पड़ेगी, और संरचना बनाने के बाद फिर आप इसमें कहोगे कि इसमें अनुनाद के कारण ये स्थायी भी हो जाता है, और क्या होगा, आंशिक द्विबंध बनने के कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। अब दूसरा लेते हैं एल्किल और एरिल हैलाइड के अंदर। एल्किल हैलाइड की जब अपन संरचना बनाते हैं तो देखो ये होती है, ये, ठीक है। और एरिल हैलाइड की संरचना बनाते हैं तो ये होती है, ये चीज है। अब ये किसकी है, एल्किल हैलाइड की, और ये किसकी है, एरिल हैलाइड की संरचना। अब आप इन दोनों में संकरण देखो, हमने जब इसमें पढ़ा है कि भाई इसमें कार्बन का जो संकरण है वो क्या होता है, sp3 होता है, किसमें, एल्किल हैलाइड के अंदर। और एरिल हैलाइड में इस कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। यानी ये है एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्किल हैलाइड, और ये क्या है, एरिल हैलाइड। तो जैसे ही संकरण चेंज हुआ, संकरण sp2 आ रहा है, तो sp2 संकरण आने के कारण इस कार्बन की विद्युतीयता अधिक हो जाती है, और अधिक होते ही ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, जिससे इसके और इसके बीच में एक आंशिक क्या बन जाता है, द्विबंध बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है ना, CX, अब जैसे क्लोरोबेंजीन और इसके अंदर इनकी संरचनाओं के अंदर
वीडियो के साथ में एक छोटा सा इमेज डालूंगा, उस इमेज के अंदर आपको इन दोनों के जो बंद लंबाइयां हैं, आबंद लंबाई है, उस आबंद लंबाई का मान इसके साथ में बता देंगे। ठीक है, या अभी बताएं? चले चलो अभी बता देते हैं कि हेलो एल्केन जो होते हैं, बता देता हूं अभी, चलो वीडियो के साथ में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें लास्ट तक। हेलो एल्केन के अंदर बंद लंबाई जो होती है सी एक्स बंद की 177 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 177, ये बंद लंबाई है। और इसके अंदर एरिल हैलाइड में सी एक्स बंद की बंद लंबाई है वो हो जाएगी आपकी, देखो यहां 170 है और वहां पर जब अपन लेंगे तो ये 169 पिकोमीटर होती है। अब देखो बंद लंबाई का मान कितना फर्क आया कि इसमें बंद लंबाई का मान है ये बंद लंबाई दी है 177 और इसमें ये बंद लंबाई कितनी बताई गई है 169 पिकोमीटर में। तो ये बंद लंबाई कम होने का रीजन क्या बताएंगे आप? संकरण के कारण ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो दो कारण तो इसके यहां पर हमने ले लिए। ठीक है, और तीसरा कारण आप इसके अंदर वही बताओगे कौन सा, कि इसमें जो अपने फेनिल धनायन बनता है, फेनिल आयन बनता है, वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त नहीं करता है। ठीक है ना, तो तीसरा कारण भी आप इसमें बता सकते हो। अब तीसरा अपन यहां ले लेते हैं। देखिए तीसरे के अंदर ये तीसरा कारण है कि इसमें फेनिल आयन या फेनिल आयन जो होता है ये अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं होता, इस कारण क्रियाशीलता क्या होती है? कम हो जाती है। ये तीसरा कारण ध्यान रखिए। मुख्य तो अपन को ये दो याद रखने और तीसरा कारण ये बताओगे, और चौथा कारण मैं बोल के बता देता हूं, आप कॉपी के अंदर नोट करते जाइएगा। वो ये है कि इसके अंदर इसमें जो आयन है जो नाभिक नहीं है और इसके अंदर जो जुड़ा हुआ समूह है, इन समूह के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होता है? प्रतिकर्षण, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिकर्षण होने के कारण ही ये आसानी से नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते। तो इसके मुख्य रूप से चार कारण है इसकी क्रियाशीलता कम होने के। ठीक है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर इन समूहों के द्वारा या एरिल हैलाइड के द्वारा ये अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है, वो अभी अपन लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करते जाइएगा। ओके, अब देखिए, अब मैंने कहा अभी आपको जैसे कि भाई ये विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट परिस्थिति में पहला जो अपन ले रहे हैं नाम, वो ले रहे हैं हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हैलोजन का किस प्रकार से किया जाए। तो इसके लिए आपको जो विशिष्ट परिस्थिति है ना वो याद रखनी है। ये विशिष्ट परिस्थिति ये है, तापमान 623 केल्विन के अंदर NaOH से जनरली क्या होता है, NaOH से क्रिया करती है, तब वहां से OH समूह, इसका OH समूह इसमें से हैलोजन का क्या करता है? प्रतिस्थापन करता है, और उत्पाद जो बनता है इसके अंदर वो फिनॉल बनेगा। कौन सा उत्पाद बनता है इसमें? इसमें उत्पाद जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? फिनॉल, फिनॉल के रूप में उत्पाद बनता है। तो चलिए अभिक्रिया लेते हैं अपन। देखो विशिष्ट परिस्थिति में जैसे अभिक्रिया ये है कि आप ये ले लिया आपने, सबसे पहले ये क्या है? क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब विशिष्ट परिस्थिति वगैरह बतानी है तो फर्स्ट तो आप ले लो इसमें NaOH, और सेकंड में यहां पर बता रहा हूं H+। H+ का मतलब ये है कि ये अम्लीय माध्यम के अंदर क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, और अम्लीय माध्यम के साथ साथ हम इसमें तापमान भी ले रहे हैं। तो तापमान कितना ले रहे हैं? 623 केल्विन ताप के ऊपर। अब क्या करना है? यहां से हैलोजन का प्रतिस्थापन करना है, और उत्पाद जो बनेगा, मैंने कहा ना उत्पाद क्या बन रहा है इसमें?
फिनॉल बन रहा है। तो यहां से आप सीधा इसको बता दो कि ये वलय बना दी और वलय के साथ में क्या जोड़ दिया, OH समूह, ठीक है। और प्लस साथ में क्या बता दिया, Cl माइनस, यानी इसमें से Cl माइनस क्या हुआ, घटा है। अब ये क्या बना इसके अंदर, फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं अपन, फिनॉल या फिनाइल के नाम से जानते हैं ना। तो ये पहली एक अभिक्रिया है जनरली। और सेकंड भाग जो है इसका बी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें ये कहते हैं कि यदि बेंजीन वलय में, बेंजीन वलय पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अब यहां हम वर्ड तो ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसकी लैंग्वेज के हिसाब से इसमें वर्ड ध्यान रखिएगा, ये है इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह। क्या आता है, अपनयक समूह। जैसे एग्जाम्पल में अपन लेते हैं कौन सा, NO2, नाइट्रो समूह अगर जुड़ता है तो ये अभिक्रियाएं या इसकी क्रियाशीलता है वो अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो समूह जुड़ा हो तो इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये NO2 समूह या इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह का मतलब जानते हो, वलय के साथ में अगर ये समूह जुड़ा होगा तो इसका काम ये है कि ये वलय से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। आपने नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना 11th क्लास के अंदर मैंने आपको बताई थी, किसमें, रासायनिक बंध वाले पार्ट के अंदर मुख्य रूप से बताई थी कि NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचते ही वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है, कमी। तो वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी, जिससे उसकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि हम अब इसमें मुख्य रूप से दो तीन क्रियाएं दी गई है अपनी। ये तो हो गई पहली, अब बी वाली अभिक्रिया अपन लेते हैं। याद ये रखना है NO2 का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। हाँ जी, अब देखिए आप, अब अपन यहां पर ये अभिक्रियाएं जो मैंने अभी आपको कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर OH समूह कैसे जुड़ता है वलय के साथ में। तो हम जैसे लेते हैं कि ये अपन ने लिया बेंजीन की जो वलय है, इस वलय में यहां पर एक NO2 समूह जुड़ा हुआ है और इधर क्या आ रहा है, Cl। अब हम क्रिया किससे करवा रहे हैं, वही NaOH है। NaOH और H प्लस आयन की उपस्थिति में जब क्रिया होती है, ये NaOH और H प्लस, ये स्थिति ले रही थी। अब इसका नाम लिखना है, तो ये क्या है, देखो 1 2 3 4। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, लेकिन आगे समूह क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो के रूप में जुड़ा हुआ है। नाइट्रो समूह इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अब क्या करना है आपको कि यहां पर जब ये एक स्थिति के ऊपर नाइट्रो समूह एक ही है, एक स्थिति पे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो अपन टेम्परेचर लेंगे, देखो पहले हमने केवल Cl लिया था, तब टेम्परेचर कितना बताया था, 623 के आसपास। अब हम यहां पर एक NO2 समूह जोड़ रहे हैं, तो तापमान पहले से थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तापमान इसके अंदर ध्यान रखिएगा 443 केल्विन ताप पर ये रिएक्शन होती है। पहली कितने पे थी, 623 पे, दूसरी 443 पे आ रही। देखो तापमान में क्या हो गई, कमी। अब करना कुछ नहीं है, यहां पर आप जोड़ दो सीधा OH समूह। तो भाई ये NO2 है और इधर क्या जोड़ दिया, OH समूह प्लस Cl माइनस हट गया। अब इसका नाम लिखना है, तो ये 1 2 3 और 4, 4 नाइट्रो, क्या लिखते हैं अपन, ये फिनॉल लिखते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, 2 NO2 समूह जोड़ दें। चलो ये 2 NO2 समूह जोड़े, एक तो इधर जुड़ा हुआ ही है, एक अपन ने यहां और जोड़ दिया, और इधर अपन ने ले लिया Cl। अब कंडीशन वही, NaOH और H प्लस आयन की उपस्थिति में ये टेम्परेचर कितना है,
443 केल्विन तापमान है। और अब जो अपन तापमान लेंगे वो तापमान कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 368 केल्विन ताप, यानी थर्ड स्थिति जो होती है वो कितनी है 368 केल्विन। ये तापमान की स्थिति अपन बता रहे हैं, तीन अलग अलग। जब एक भी समूह नहीं जुड़ा हुआ था तब तापमान कितना था 623। जब दूसरा समूह जोड़ा मतलब इसमें एक NO2 जोड़ा तब तापमान कितना आया 443 केल्विन। ठीक है, अब करना क्या है, यहां से OH लिख दो, केवल ये लिख दो आप, और इधर अपन ने ये बना दी NO2 और ये NO2। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो ये 1 2 3 और 4, पहले 4 नाइट्रो था, अब क्या आएगा 2,4 डाई नाइट्रो, और क्या लिखते हैं फिनॉल लिखते हैं। अब आप कहोगे नहीं सर हम एक और जोड़ेंगे, अब क्या करें अपन एक और जोड़ते हैं। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप ये ले लो, एक, ये 2 और ये 3, ये समूह लिया, ले लिया। अब अपन इसमें लेते हैं NaOH। अब इसमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सामान्य क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं। अब इसका नाम देखो ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। अब ये इधर आ गया, अब देखो क्या होता है ना, ये अभी वापस बता रहा हूं। तो ये जब उत्पाद बनेगा तो एक तो लिख दो OH, ठीक है। अब यहां से ये NO2, ये एक NO2, दूसरा NO2 और ये तीसरा NO2, ठीक है। और प्लस इसमें भी आपको बताना क्या है, ये Cl माइनस बना प्लस Cl माइनस। अब इसका नाम लिखना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये संरचना सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सूत्र है जिसका एक और नाम दिया गया है, और वो नाम आपको ध्यान में रखना है, वो है पिक्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? पिक्रिक अम्ल। कार्बनिक रसायन के अंदर एकमात्र ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें COS समूह न होते हुए भी वहां एक प्रबल कार्बनिक अम्ल की तरह व्यवहार करता है, वो ये है पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। क्यों? अब कारण देखो, आप यहां से एक NO2 इधर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसमें कितने NO2 है? 2 NO2, और इसमें कितने समूह है? 3। तो 3 NO2 समूह अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो बेंजीन की वलय इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, न्यून हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही बताओगे कि ये Cl, ये जो कार्बन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को सरलता से अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचते ये इधर यूं जाएंगे अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जितना सरलता से जाएगा, नाभिक में ही उतना ही प्रबल तरीके से इसके ऊपर प्रहार करता है। तो चौथी स्थिति अपन इसमें बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो सामान्य क्या करना है, इसको गर्म करना है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इसमें सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये पूछेंगे कि पिक्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखो, तो पिक्रिक अम्ल के लिए ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखने का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभिक्रियाएं इसी तरीके से आपको बतानी है, ठीक है। अब देखो आप, ये तो हो गई अपने इसके रासायनिक गुणधर्म। कौन सी? पहली अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। किताब के अंदर इसी में मैं आपको बता देता हूं वीडियो के साथ में ही। देखो ये आप देख रहे हो यहां पर, ये देखिए ये संरचनाएं बनी हुई है, ठीक है ना। अब इन संरचनाओं को केवल आपको ध्यान में रखना है। ये आप गौर से देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन संरचनाओं में एक संरचना अच्छी तरीके से समझा दूंगा, और दूसरी और तीसरी संरचना है कुछ नहीं, अनुनादी संरचना है, जो अभी अपन ने क्लोरोबेंजीन की बनाई है, सेम वही संरचना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा
तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, वीडियो को कॉपी के अंदर नोट करते जाइएगा, क्योंकि अब अपना लेसन कंप्लीट होने के कगार पर आ रहा है। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।